हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी बीट्स पर। स्क्विड गेम सीजन 1 की शुरुआत सॉन्ग गीहुन से होती है, जो एक गरीब कार चालक है। वो तलाकशुदा है और अपनी बेटी से दूर रहता है। वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और जुआ खेलने की लत के कारण अपनी माँ से पैसे चुराने तक पहुंच गया है। अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में गीहुन से एक अजनबी मिलता है जो उसे पैसे के लिए एक साधारण खेल खेलने के लिए चुनौती देता है। गीहुन को बहुत सारे पैसे जीतने की लालच आती है और वो इस खेल के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को 455 अन्य लोगों के साथ एक बड़ी जगह पर पाता है। सभी लोग हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उन्हें एक नंबर दिया जाता है। गीहुन को प्लेयर 456 नाम दिया जाता है। उन्हें पता चलता है कि वे एक अज्ञात स्थान पर फंसे हुए हैं। वहाँ कई लोग गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं जो उनकी निगरानी करते हैं। उन्हें 6 दिनों में 6 खेलों में हिस्सा लेना होगा, जिसमें जीतने वाले को कई अरब रुपए मिलेंगे। जब खिलाड़ी अपने पहले खेल की तैयारी करते हैं तो गीहुन को पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त जो सांग वू प्लेयर 218 भी इन खेलों में भाग ले रहा है। सांग वू को खिलाड़ी नंबर 218 दिया गया है। दोनों दोस्तों ने बुजुर्ग खिलाड़ी 001 ओहिल नाम से दोस्ती कर ली और उन्होंने आने वाले खेलों में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। गीहुन ने खिलाड़ी 67 कांग साए ब्योर्क को भी पहचाना, जिसने हाल ही में उसके पास से सारे पैसे चुरा लिए थे। खिलाड़ियों को पहले खेल के लिए ले जाया गया, जिसकी निगरानी रहस्यमयी और मुखौटा पहने हुए एक व्यक्ति कर रहा था। ये खेल बहुत ही आसान लग रहा था। रेड लाइट, ग्रीन लाइट। नियम सरल थे। जब एक विशाल गुड़िया ग्रीन लाइट बोले तो दौड़ना है और जब रेड लाइट बोले तो तुरंत रुक जाना है। लेकिन ये खेल जल्दी ही खतरनाक हो गया। जब पहले खिलाड़ी ने नियम तोड़ा तो उसे गोली मार दी गई। इससे सभी खिलाड़ी डर गए और अचानक भागने लगे। भगदड़ मच गई और कई खिलाड़ी मारे गए। आधे से ज्यादा खिलाड़ी इस खेल में मारे गए। गीहुन और उसके दोस्त डर गए लेकिन बच गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये खेल कितने खतरनाक हैं। हर खिलाड़ी की मौत के साथ अंतिम इनाम की राशि बढ़ती गई। इससे खिलाड़ियों में खौफ और लालच दोनों बढ़ गए। अंत में खिलाड़ियों ने बहुमत से खेलों को रोकने के लिए वोट दिया। गार्ड्स ने उन्हें बिना कोई पैसा दिए वापस भेज दिया। गीहुन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन किसी ने भी उसकी डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं किया, सिवाय डिटेक्टिव हेंग जूनहो के, जिनके भाई भी इसी तरह के खेल में शामिल होकर लापता हो गए थे। हालांकि खेल बेहद खतरनाक थे, गीहुन और अधिकांश अन्य खिलाड़ियों ने महसूस किया कि इस भारी इनाम को जीतना ही उनके जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए वे स्वेच्छा से खेल में फिर से शामिल हो गए। सांग वू वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में फंस गया था और गिरफ्तारी के कगार पर था। बुजुर्ग इल नाम अपनी बढ़ती उम्र और बीमारियों के कारण मरने के बजाय खेल में बहादुरी से लड़कर मरना चाहते थे। साए ब्योर्क अपने परिवार को उत्तर कोरिया से निकालने के लिए इन खेलों में शामिल हुई थी। डिटेक्टिव जूनहो ने एक गार्ड बनकर गुप्त रूप से खेलों में घुसपैठ की और पता लगाया कि यह प्रतियोगिता एक सुनसान द्वीप पर आयोजित की जा रही थी। पर्दे के पीछे से गार्डों को देखकर उन्होंने एक हैरान करने वाला सच जान लिया। वे मृत खिलाड़ियों के अंगों की तस्करी कर रहे थे। डिटेक्टिव जूनहो ने पर्दे के पीछे जाकर देखा तो एक भयानक सच सामने आया। वे मृत खिलाड़ियों के अंगों की तस्करी कर रहे थे और उन्हें काला बाजार में बेच रहे थे। जूनहो ने यह भी पता लगाया कि ये घातक खेल पिछले 30 सालों से चल रहे थे और उनके लापता भाई इन्हो वास्तव में इस खेल का एक पूर्व विजेता था। जैसे ही विदेशी वीवीआईपी द्वीप पर खेलों पर दांव लगाने के लिए पहुंचे, जूनहो ने गुप्त रूप से उनमें से एक पर हमला किया और द्वीप पर हो रही सभी घातक और अवैध गतिविधियों का स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड कर ली। सबूतों के साथ भागते हुए जूनहो को फ्रंटमैन ने पकड़ लिया। मुखौटा उतारते ही जूनहो हैरान रह गया। वो उसका अपना भाई इन्हो ही था। इन्होंने अपने भाई को खेलों की निगरानी में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन जूनहो ने सदमे और विश्वासघात में भरकर इनकार कर दिया। गुस्से में आकर इन्होंने जूनहो को गोली मार दी और उसे चट्टान से नीचे समुद्र में गिरा दिया। खेलों में वापस लौटकर गीहुन, सांग वू, इल नाम, साए ब्योर्क और खिलाड़ी 199 अली, जो एक पाकिस्तानी अप्रवासी था और जीवन में बहुत भेदभाव झेल चुका था। दूसरे खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को एक आकृति चुननी होती थी, वृत्त, तारा, त्रिभुज या छाता। आकृति चुनने के बाद उन्हें एक नाजुक कुकी से अपनी चुनी हुई आकृति को काटना होता था। दुर्भाग्य से गीहुन ने गलती से छाता चुना, जो कि सबसे कठिन आकृति थी। फिर भी गीहुन और उसके सभी सहयोगी इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर गए। दूसरे खेल के बाद दुष्ट खिलाड़ी 101 डकू ने दूसरे खिलाड़ी को यह आरोप लगाते हुए मार डाला कि उसने निर्धारित राशन से अधिक खा लिया। गार्ड्स ने इस हत्या में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम इनाम की राशि और बढ़ गई। इस घटना से डकू को एहसास हुआ कि वो अन्य खिलाड़ियों को मारकर खेल में आगे बढ़ सकता है। उसने खिलाड़ी 212 मिनो सहित ऐसे ही अन्य खिलाड़ियों के साथ एक गठबंधन बना लिया और उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। गीहुन और उसके नए दोस्तों ने मिलकर इस खतरनाक रात को जीवित रहने और तीसरे खेल तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया। तीसरा खेल रस्साकशी था, जिसमें खिलाड़ियों को 10 सदस्यों की टीम बनाकर एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता था। डकू ने अपनी वफादार सहयोगी मुंह को धोखा दिया और केवल मजबूत पुरुषों की टीम बनाने के लिए उसे छोड़ दिया।
मिनो गीहुन और उसके सहयोगियों की टीम में शामिल हो गया। हालांकि उनकी टीम कमजोर लग रही थी, लेकिन बुजुर्ग इल नाम ने अपनी रणनीति से अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की। चौथे खेल में खिलाड़ियों को एक साथी चुनना होता था। गीहुन ने इल नाम को अपना साथी चुना, जबकि सांगवू ने अली को चुना। इसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी को एक थैली दी गई जिसमें कई गोलियां थीं। खेल का नियम था कि समय सीमा समाप्त होने से पहले उन्हें किसी तरह से अपने साथी की सभी गोलियां अपने पास रखनी होंगी। जो भी हारता उसे मार दिया जाता। गीहुन और उसके सहयोगी इस बात से बहुत दुखी थे कि उन्हें अब एक दूसरे के खिलाफ खेलना पड़ रहा था। साएब्योर्क इस स्थिति से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे अपने साथी को मारने जैसा महसूस हो रहा था। सांगवू ने अपने दोस्त अली को धोखा देकर उसकी सभी गोलियां छीन लीं। इसी तरह गीहुन ने इल नाम के मनोभ्रम का फायदा उठाकर उनकी गोलियां जीत लीं। समय समाप्त होने पर गीहुन को विजेता घोषित किया गया, लेकिन जीत के बाद गीहुन बहुत दुखी हो गया। इल नाम ने स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर गीहुन को जीतने दिया, क्योंकि वे बहुत अच्छे दोस्त थे। गीहुन अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी होकर खेल से आगे बढ़ा। पांचवें खेल में केवल 16 खिलाड़ी बचे थे, जिनमें गीहुन, सांगवू, साएब्योर्क, डकू और मू शामिल थे। अगला खेल ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स था, जिसमें खिलाड़ियों को कांच के पैनलों से बने पुल को पार करना होता था। कुछ पैनल भार सहन कर सकते थे, जबकि अन्य टूट जाते थे और खिलाड़ी नीचे गिरकर मर जाते थे। खिलाड़ियों को पुल पार करने का क्रम यादृच्छिक रूप से दिया गया था। डकू ने देखा कि उसके सामने कई खिलाड़ी गिर रहे हैं, इसलिए उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने अन्य खिलाड़ियों को कहा कि वे उसे पार करने दें और सही रास्ता खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालें, नहीं तो सभी मर जाएंगे। मू, जिसे डकू ने पहले ही छोड़ दिया था, अभी भी उससे नाराज थी। उसने डकू को पकड़ लिया और दोनों ही नीचे गिरकर मर गए। समय समाप्त होने वाला था और कई खिलाड़ी अभी भी पुल पार नहीं कर पाए थे। सांगवू ने अपने सामने वाले खिलाड़ी को ठेस पहुंचाकर उसे गलत रास्ता दिखाया और खुद सुरक्षित रूप से पुल पार कर लिया। गीहुन को अब समझ आ गया कि उसका बचपन का दोस्त सांगवू अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे अपने ही सहयोगियों को धोखा देना पड़े। दुर्भाग्य से यह ज्ञान उसे सांगवू को सियक की हत्या करने से रोक नहीं सका। इससे वो और गून अंतिम 2 खिलाड़ी बचे। अंतिम खेल शीर्षक वाला स्कूल यार्ड क्लासिक स्क्विड गेम था, जिसे गून और सांगवू बचपन में एक साथ खेला करते थे। अंततः गून ने सांगवू को हरा दिया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त मरे, इसलिए उसने उन दोनों से पैसे छोड़ने और जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए विनती की, लेकिन सांगवू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने गून को पैसे जीतने की अनुमति देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। गून घर लौटा तो पाया कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। 1 साल बाद गून एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने जो सब कुछ झेला था उससे वो बहुत आहत था, जिससे वो अपनी कोई भी जीत खर्च करने से इनकार कर देता था। तब गून को इल नोम से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। हैरानी की बात है कि वो खेलों से बच गया था, हालांकि अब वो मरने वाले बिस्तर पर था। इल नोम ने खुलासा किया कि वो वास्तव में खेल का मूल निर्माता है, जिसकी स्थापना स्वयं जैसे अमीर लोगों का मनोरंजन करने के लिए की गई थी। उन्होंने गून को मानवीय शालीनता पर आधारित एक नया दांव भी दिया। क्या कोई अजनबी आधी रात से पहले एक शराबी अजनबी की मदद करेगा? गून ने दांव स्वीकार कर लिया। शराबी को सहायता मिलते देख एंडर्स राहत महसूस करता है, क्योंकि इल नोम अपनी हार देखता है और अपनी बीमारी के आगे झुक जाता है। मानवता में उसका विश्वास अब बहाल हो गया था। गून ने सांप के अनाथ भाई को बचाया और उसे सानू की मां की देखभाल में रखा, उन्हें सुरक्षित रूप से जीने के लिए अपनी जीत का हिस्सा दिया। जब गून अंततः अपने वियोगी पुत्री से मिलने की तैयारी कर रहा था, तो उसने देखा कि एक अजनबी को अगले स्क्विड गेम खेलने के लिए भर्ती किया जा रहा है। फिर गून ने अपनी बेटी से मिलने की योजना छोड़ दी और इसके बजाय नए खेल में घुसपैठ करने और हिंसा के दुष्चक्र को रोकने का फैसला किया। ये एक निरंतर कहानी है।